एक शब्द आजकल बहुत कॉइन होता है, इकोसिस्टम। जी। एक अर्बन नक्सल, एक नैरेटिव्स, एक गोदी मीडिया, एक वोकिज्म। तो ये है कि ये जो वोकैबुलरी है ये दोनों पक्षों की दूसरे पक्ष को गाली देने की वोकैबुलरी है। अच्छा, ये वो है, ये वो शब्द हैं। जब आपको मुझसे नाराज हूँ तो कुछ चुने हुए शब्द इधर काम मिलेंगे, मैं आपसे नाराज हूँ तो कुछ चुने हुए शब्द काम मिलेंगे। जो आरती करता है वही तो पुजारी होता है। ये बिल्कुल सही बात है। बाकी सब तो भक्त। देखिए आप ना बना रहे हैं, जो लोडेड जवाब दे रहे हैं, फूल बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं प्रसाद के, वो थोड़े पुजारी होते हैं। अर्बन नक्सल भी वही एक कहानी है, क्योंकि जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, भाषणों के रिकॉर्ड में है। ओके, वो अर्बन नक्सल, वो अर्बन नक्सल है। अब बहुत सारे लोगों को जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें न तो नक्सलिज्म पता न अर्बन पता। फिर मैंने कहा कि प्रभु, जो अर्बन नक्सल हैं वो तो सरकार में मंत्रालय संभाल रहे हैं, पता है आपको? जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आती है वो देश के 2 सबसे बड़े मंत्रालय संभाल रही है। यस, आप कह रहे हैं यस, उनका अच्छा। फिर अगर इसको हम ऐसे लेंगे कि संघ ने अपने आप को एडाप्टिव बनाया, अडॉप्ट करने का कि चीजों को बदलते समाज में चीजों, लेकिन थॉट प्रोसेस लेवल पे अभी भी वही है। थॉट प्रोसेस लेवल पर के अलावा मुझे लगता है जो एक बड़ा शब्द पता नहीं कड़वा हो, डीएनए में प्रॉब्लम है आपकी। क्योंकि डीएनए आपका है कि हिंदुत्व प्रथम है, हिंदू होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज चर्चा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऑब्जर्वर के साथ होने वाली है, जिनके पास 4 दशकों का ज़बरदस्त अनुभव है। और उन्होंने ये अनुभव किताबें पढ़ के या खाली अपनी रिपोर्ट लिख के नहीं किया, जाके पाँव चल के देख के किया है। तो उसी को मैं ऑथेंटिक मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस धंधे का आदमी हूँ, जर्नलिज्म मैंने भी किया है। तो मुझे लगता है कि जो आदमी ऑब्जर्वेंट है और घूमा है, उसके अनुभव अलग होते हैं देखने के, और वो रियलिटी के काफ़ी करीब होते हैं। तो आज मैं बातचीत करने वाला हूँ विजय त्रिवेदी जी से, जिनको आप अक्सर तमाम अलग अलग चैनल्स पे, मीडिया में देखते हैं। और विजय जी को मैं, तब तो मैं स्टूडेंट ही था जब एनडीटीवी में मैं विजय जी को देखता था, पुराने वाले एनडीटीवी के ज़माने, जो राय साहब थे उसमें। वहाँ से मैं उनको लगातार देखता था, उनको और उनकी रिपोर्टिंग को। तो बहुत मैं एडमायर करता था कि बहुत पढ़ते लिखते हैं, संजीदा व्यक्ति हैं। और आज भी आपको उनका वही तेवर कलेवर देखने को मिलेगा। तो हमने सोचा कि आज विजय जी से देश की दिशा और दशा समझी जाए कि देश में चल क्या रहा है। जी, आपके साथ तो वैसे ही हमेशा ही आनंद रहा जब आप चैनल में रहे तब भी। लेकिन ये जो आपकी मुझे बूढ़ा साबित करने की जो साजिश है ना, वो बहुत लोग जानते हैं कि ठीक नहीं है। सर, अब आपने कह दिया ना, तो अब आप सुनिए। मुझे ध्यान है, हो सकता कुछ लोगों को ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो गूगल करने में मिल जाएगा। वो शायद एनडीटीवी का ही दौर था पुराने ज़माने का, कि विजय जी फिल्मी हीरोइनों के इंटरव्यू करते थे, और मैंने देखा अपनी आंखों से। तो बूढ़े तो आप हो ही नहीं सकते। सही कहा मैंने? करते थे आपके शहर में, मुंबई में किया। यही मैं कह रहा हूँ। और वो इंटरव्यू मैंने देखा, तो चूंकि आप जिस तरह की पत्रकारिता करते, अरे मैंने कहा विजय जी ये, और मतलब मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ था। तो इसलिए सर, आप बूढ़ा तो अपने को भूल जाइए। ये आपके अनुभव की जो थाती है ना, इसको लूटना है आज। तो देश की दिशा सब समझते हैं। तो मैंने क्या किया, सोचा कि क्या पूछूं। तो हम लोग अभी चर्चा भी करते हैं ना कि पर्चा बना लें, क्या प्रश्न लिख लें। तो मैंने प्रश्न तो नहीं लिखे, लेकिन कुछ वर्ड लिखे। मुझे पहले उनकी परिभाषा चाहिए, फिर इस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो वो मैं आपको शब्द बता देता हूँ, मुझे उनके आप मतलब बताइएगा। एक शब्द आजकल बहुत कॉइन होता है, इकोसिस्टम। जी। एक अर्बन नक्सल, एक नैरेटिव्स, एक गोदी मीडिया, एक वोकिज्म, एक रील वर्सेस रियल पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक है। ये नई वोकैबुलरी है जर्नलिस्टों की। नई वोकैबुलरी आई है। तो आप जो आप क्या है ये सब? एक तो ये है कि ये जो वोकैबुलरी है, ये दोनों पक्षों की दूसरे पक्ष को गाली देने की वोकैबुलरी है। अच्छा, ये वो है, ये वो शब्द हैं। जब आपको मुझसे नाराज हूँ तो कुछ चुने हुए शब्द इधर काम मिलेंगे, मैं आपसे नाराज हूँ तो कुछ चुने हुए शब्द काम मिलेंगे। इकोसिस्टम बहुत चलता है आजकल। इकोसिस्टम में मैं समझता हूँ कि जो सब लोग सच जानते हैं और झूठ बोलते हैं।
सच जानते हैं लेकिन बोलते झूठ हैं, वो है ecosystem। इकोसिस्टम। वाह क्या बात है। थोड़ा सा उदाहरण देके समझाइए। उदाहरण नहीं तो दो लेकिन ये लाइन अनुभव से एक्सप्लेन मेरे को करिए, समझ में आई है बात। एक लाइन एक्सप्लेन क्योंकि करिए। जो भी लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं हाँ, वो उस विषय पर सब कुछ जानते हैं, हाँ, उसके सच को भी जानते हैं, हाँ, और जिसको वो इकोसिस्टम कह रहे हैं उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ओके, जानबूझकर। ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। ओके, और दूसरा, बहुत सारे शब्द हमने दूसरा पूछे। शब्द आपने काम में लिया था, रील वर्सेस रियल पॉलिटिक्स। रील वर्सेस रियल पॉलिटिक्स। तो अब ऐसा शब्द काम लिया, मुझे मंत्री जी याद आ गए। हाँ, जो रील अक्सर बनाते हैं। रील अक्सर बनाते हैं। तो अब जमाना ही रील का हो गया ना, सब लोग रील बना रहे हैं, घर से लेकर मंत्रालय तक, हम्म, है ना। तो रियल की तो जरूरत ही नहीं है। रील से काम चल रहा रील है। से काम चल रहा है, जितना चल सकता है उतना चला रहे हैं, लेकिन रील से रियल के मुकाबले में ज़्यादा काम चल रहा है। ओके, हाँ, अभी अभी मैं किसी सज्जन से बात कर रहा था। अभी स्मृति जी का जैसे चर्चा हुई, स्मृति ईरानी जी हमारी यहाँ से पॉलिटिक्स से वापस कम बैक कर रही हैं फिल्म, उसमें टेलीविज़न पर। तुलसी सास सी। भी कभी बहू थी, तुलसी वीरानी वो बन रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई स्मृति जी तो बहुत काम करने वाले लोगों में से रही हैं, वो वापस क्यों जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सवाल उन्होंने किसी से पूछा था, स्मृति जी ने किसी पॉलिटिकल लीडर से। तो उसने कहा कि आज के ज़माने में काम करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग काम पर नज़र रखते हैं उन पर आप नज़र रखिए। ये स्मृति जी ने बोला। ये स्मृति जी ने किसी और को बोला, किसी मुझे और नहीं को बोला। बोला, हाँ, किसी कि और। उनको, स्मृति जी को किसी ने बताया कि भाई काम पर नज़र रखने से बेहतर है कि जो लोग आपके काम पर नज़र रखते हैं ना उन पर नज़र रखिए, वहाँ रहेगा ठीक तो ठीक रहेगा। ये भी इंटरेस्टिंग, दर्शक समझ रहे हैं। नहीं, वैसे भी ये तो हिंदू संस्कार में है ना, हाँ, जो आरती करता है वही तो पुजारी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी सब तो भक्त है। देखिए जो आप माला ना बना रहे हैं, जो लोडेड जवाब दे रहे बना हैं। रहे हैं, फूल बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं प्रसाद के, वो थोड़ी पुजारी होते हैं। पुजारी भक्त- वो होता है जो आरती करता है। भक्त कौन है? एक शब्द इसमें भक्त भी है। देखिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष बने। आपके मित्र ही होंगे, क्योंकि आपके सारे बड़े लोग आपके मित्र हैं। सारे सर, सारे हाँ। हमारे तो सारे मित्र हैं। हाँ, नहीं, जो बड़े लोग हैं वो आपके मित्र हैं। नहीं, बड़े के सारे बड़े लोग हमारे मित्र ही हैं। हाँ, तो वो अध्यक्ष बने और वो पार्टी ऑफिस में बैठे, उन्होंने पहला भाषण दिया और कहा कि भाई ये पार्टी में इस सिस्टम को खत्म कीजिए कि परिक्रमा लगाना बंद कीजिए और बाहर जाकर कार्यकर्ता जो है जनता से बात करें। ये उन्होंने भाषण में 10, 20, 50 लोग जो बैठे हुए थे उनके साथ पहला भाषण था। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा ये तो आप हिंदू संस्कारों के खिलाफ जा रहे हैं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं। उनका क्यों? मैंने कहा जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं तो कोई हिंदू धर्म का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा कि जब परिक्रमा शिव और पार्वती की लगाएं तो गणेश बनते हैं, और आपके कहने में बाहर चले जाएं तो कार्तिकेय रह जाते हैं। तो गणेश बनना है तो शिव और पार्वती की परिक्रमा लगानी, ये तो हमने तब से सीखा है, और आप उल्टी बात सिखा रहे हैं, कार्तिकेय बना रहे हैं। फिर दूसरा किस्सा मैंने सुनाया कि रामचरितमानस को पढ़ रहे थे, तो रामचरितमानस में क्या हुआ कि जब लंका से लौट कर आ जाते हैं राम और राजकाज चल रहा है, तो माता सीता श्रृंगार कर रही हैं, सुबह स्नान के बाद श्रृंगार कर रही हैं, तो माथे पर सिंदूर लगा रही हैं। तो हनुमान जी वहाँ पर थे। हनुमान ने पूछा, माता सीता ये क्या कर रहे हैं आप, इसका क्या मायने है? तो माता सीता ने कहा कि ये सिंदूर है, माथे में सिंदूर लगाते हैं तो इससे एक तो स्वामी की आयु बढ़ती है और स्वामी प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान ने कहा इससे बेहतर क्या हो सकता है, उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। ओके, अच्छा, एक और वर्ड आजकल यूज़ हो रहा है, गोदी मीडिया, इसी मान लिया जाए कि इसमें कवर हो गया। अर्बन नक्सल कौन है? अर्बन नक्सल भी वही एक कहानी है, क्योंकि जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, भाषणों के रिकॉर्ड में है। ओके, वो अर्बन नक्सल, वो अर्बन नक्सल है। अब बहुत सारे लोगों को जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें न तो नक्सलिज्म पता, न अर्बन पता, और अर्बन और नक्सल का क्या कंट्रास्ट है ये भी नहीं पता। फिर मैंने कहा कि प्रभु, जो अर्बन नक्सल हैं
वो तो सरकार में मंत्रालय संभाल रहे हैं। हम्म, पता है आपको, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आती है वो देश के 2 सबसे बड़े मंत्रालय संभाल रही है। यस। आप कह रहे हैं यस, उनका अच्छा हम्म। ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, तो वो कब किस शब्द का इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना, और इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, हाँ, सब सबका अपना विचार है, अपना अपने विचार तरीके है, से सोचते हैं। इंटरप्रिटेशन। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने से ही थोड़ी हो जाता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़कर ही तो आप अर्बन नक्सल नहीं बन गए ना। अब जैसे हम लोग हैं, हम जाए आए यूनिवर्सिटी, लेकिन कोई पढ़ा लिखा नहीं मानता। आपने राग दरबारी को उद्धृत कर दिया यहाँ पे। राग दरबारी एक बहुत अच्छा उपन्यास है, शिलाल शुक्ल जी का। श्रीलाल जी का। उन्होंने पत्रकारों के बारे में एक परिभाषा दी, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूं क्योंकि मैं भी हूँ। लेकिन वो परिभाषा ओके, तो ये कुछ शब्द है, चाहे रील होगा, गोदी मीडिया होगा, लिबरल्स हुआ, तो ये हाँ, एक वोकिज्म। हाँ, ये क्या है? वोकिज्म कहाँ से बना शब्द? वोकिज्म बना जागने से ना। वोकिज्म बना ही शब्द जागने से वोक और इसका हाँ, इज्म है। तो अब वोकिज्म शब्द को वो सब लोग काम में ले रहे हैं जो अभी जागे ही नहीं है दूसरे के लिए। वोकिज्म शब्द किस ग्रुप, कौन सा ग्रुप काम में ले रहा है अभी? जो सो रहे हैं अभी। जो सो रहा है ना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप जाग गए क्या? मैं घर पे भी होता हूँ तो कोई मित्र फ़ोन कर लेता सुबह सुबह 9 बजे, पूछता जाग गए क्या? मैंने कहा अभी उसी का तो इंतज़ार कर रहे हैं, जागने का। मेरी माँ कहती थी कि एक कहावत कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। जगता क्या जगे। तो वही जागने का इंतज़ार है। वोकिज्म भी वही है कि जो लोग खुद नहीं जागे, मतलब, और वो दूसरों के जागने का एक नए नैरेटिव के साथ इंतजार कर रहे हैं। आपने एक शब्द नैरेटिव काम में लिया, आजकल नैरेटिव बहुत चलता है नैरेटिव। तो एक प्रोग्राम में मैं गया देहरादून, एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें बड़ी चिंता हुई कि साहब ये लोग नैरेटिव चला रहे हैं अपना। एक तो नैरेटिव अभी 2024 में चला, जिसको आपने कहा कि फेक नैरेटिव चला। तो मैंने कहा कि ये तो बात ठीक है कि आप फेक कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं तो फेक नहीं कहता। नैरेटिव तो अपने आप नैरेटिव है, उसका फेक होना नहीं होना तो अलग मुद्दा है। लेकिन ये सवाल बताइए नीरज जी कि पावर आपके पास, पैसा आपके पास, संगठन आपके पास, लोग आपके पास, और नैरेटिव मेरा चल रहा है, ये क्या सिस्टम है? यही सिस्टम मुझे समझना है आपसे। ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम मुझे समझना है विजय जी आपसे। और फिर आप कहते हैं कि फेक नैरेटिव है। 140 करोड़ लोगों पे फेक नैरेटिव चलता है कि आप 303 से 240 पर पहुंच जाते हैं फेक नैरेटिव के चक्कर में। और मान लिया मैंने कि हमारे जो 90 करोड़ वोटर हैं वो फेक नैरेटिव के जाल में आ जाते हैं। लेकिन वो सिन तो आप कर लिया अब। राइट। उस सिन को तो आपने ऑफिशियल कर दिया अब सर। फिर किस नैरेटिव की बात? ये अब चलिए हम लोग ये शब्दार्थ खत्म हो गया, अब इसी पे आते हैं। ये अच्छा आप उस मोड़ पे ले आए, हम खुद मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये भी एक बड़ा फायदा होता है ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठने के लिए, वो सवाल खुद ही ले आता वहाँ पे। ये जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सत्ता भी वहाँ, पैसा भी वहाँ, फौज पूरी सोशल मीडिया की, जनरल मीडिया की, स्टिल ये बात बार बार कही जाती है विद्वत जनों के बीच में कि नैरेटिव्स विपक्ष बनाता है, उस पर आप उसकी सफाई देते रहते हैं। हाँ, ये क्या खेल क्या है? ये क्यों होता है या है भी कि नहीं है? नहीं, जैसे चुनाव के नतीजे देखें तो पार्शियली दिखता है। और ऐसा नहीं कि आपका नैरेटिव नहीं चल रहा, आपका नैरेटिव चल रहा है तभी तो आप चल रहे हैं। देखिए बिना नैरेटिव के नहीं चलते। अब जो ज़माना आ गया वो तो परसेप्शन का है ना। आज पूरा देश परसेप्शन पे चल रहा है, समझो। नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, म्यांमार की बात करें, चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, इन देशों से कैसे रिश्ते हैं हमारे ये आपको पता है। लेकिन हमारे पास ज़्यादातर देशों के हाईएस्ट अवार्ड हैं। राइट। और विदेश नीति पर हमारा डंका बज रहा है। तो ये नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव है।
और इसमें ये नहीं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नैरेटिव भी तब बनता है क्योंकि आप वहाँ पर गए, आपने एक नई तस्वीर हिंदुस्तान की पेश की, आपने एक नई नज़ीर आपने पेश की, आप एक फाइन ट्यून पर चले गए कि आप इजराइल और फिलिस्तीन के साथ भी साथ साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान के खिलाफ सऊदी अरब में भी खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, OIC को एक अपने पक्ष में खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट पर चले गए। ये पूरी देश की डिप्लोमेसी बदल गई है। यदि नीरज जी आप ध्यान रखें तो 1950 में नेहरू के वक्त में हम नॉन अलाइन डिप्लोमेसी पर चलते थे, आज हम मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी पर चल रहे हैं। अब इसमें कोई सवाल नहीं है, ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि ज़माना बदल गया। आज आप रशिया के साथ भी दोस्त हैं, पावर हैं, आप उससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं और अमेरिका के साथ भी। क्या उससे हमें फ़ायदा हो रहा है मल्टी अलाइंड होने में? कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान भी हो जाता होगा, लेकिन एक मोटा फ़ायदा, क्योंकि पूरी दुनिया बदल गई। आज आप भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं और मुनीर साहब को लंच कराते हैं। ये दुनिया में हो रहा है ना। नेटो के साथ भी उसी तरह का हो रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है एक, जिसमें चाइना, ईरान, रशिया, पोलैंड, इस टाइप के देश एक तरफ है, पाकिस्तान भी उसमें है, और जो एक पुराना वाला ग्रुप है जिसमें अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, इजराइल, इस तरह की कंट्रीज़ हैं। पहले इतना विजिबल नहीं था, अब तो काफ़ी विजिबल है। नहीं, तो हमारे लिए बेस्ट क्या, जो हमारी विदेश नीति इस समय क्या है कि हम सबसे, हमारी दोस्ती, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, सब मेरे दोस्त हैं, ये ठीक है? नहीं, वो उसमें एक फ़र्क आया ना, बेहतर है ये, क्योंकि अब आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो इस सरकार का स्लोगन है ना, वो डिप्लोमेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नेशन फर्स्ट, हमारे किस में इंटरेस्ट हैं, इसको सबसे पहले फोकस करना ना। एक ज़माने पहले जो हमारी डिप्लोमेसी चलती थी उसमें हम आइडियोलॉजी पर भी ज़्यादा जोर देते थे। एक कम्युनिज्म था, एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, कमज़ोर देशों के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। एक तो हम उससे निकल कर आ गए बाहर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो अभी उसी रफ्तार से चल रहे हैं, हम उससे ऊपर आ गए। आप तो इकोनॉमिक्स वाले लोगों में से हैं, आप जानते हैं कि हम चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, पाँचवें नंबर पे हैं। इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन हम एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर खड़े हो गए। और आज जब आप अमेरिका की बात करेंगे, आप रशिया की बात करेंगे, आप चाइना की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान की भी बात करेंगे। अब इस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर चल रहे है ना, लेकिन उसके बाद भी ये मसला है। तो हम एक नई, और पूरी दुनिया ही बदल गया। आप सोच सकते हैं कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत होती हो 30 साल पहले? आप सोच सकते थे जब USSR होता था और अमेरिका होता था, जब दो पावर हुआ करते थे, KGB और CIA की हम लोग बात करते थे, तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज पुतिन और ट्रंप एक साथ बात कर रहे हैं, पुतिन और चाइना जो है शी जिनपिंग, वो एक साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, और आप ब्रिक्स में भी जाते हैं, आप SCO में भी जाते हैं, आप G7 में भी जाते हैं, आप G20 को भी लीड कर रहे होते हैं, और आप क्वाड भी बनाते हैं, है ना। ठीक है, और समय के साथ भी बदलते हैं। एक दिन आप झूला झुलाते हैं, एक दिन झड़प करते हैं, एक दिन अचानक उतर के आप केक खिलाते हैं, एक दिन गोले बरसाते हैं। करेक्ट कर रहे हैं ना। एक दिन माय फ्रेंड होता है, एक दिन लायर होता है। नहीं तो इसी पे तो देश की जनता ये सवाल पूछती है कि जब हमारे रिश्ते इतने ख़राब हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, तो उनके साथ हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, और हमने बहुत सारे अपने संबंध उनसे तोड़े। बीच में पता नहीं क्या मिस हैपनिंग होती रहती है, यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, पता नहीं किसकी गलती है, गलती से होता है, वही समझ में आता मुझे। लेकिन चलो खैर, वो तो फिर बंद हो गए। लेकिन एक गेम को लेकर के अभी भी बना हुआ कि होगा, ये क्या है? तो ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होता है ना। आप सोचिए, मान लीजिए बहुत सारे लोग, और जो सब लोग उनको भरोसा करते हैं, जो लोग सोच रहे थे कि नीरज जी आज तो POK लेकर ही आ जाएंगे, उसी दिन आपने सीज फायर कर दिया था ना। तो क्यों हुआ था सीज फायर? नहीं, तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ, नहीं ये तो जिन्होंने किया वो बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना भरोसा जरूर करता हूँ कि उनके दिमाग में नेशन का इंटरेस्ट पहला रहा होगा। बिल्कुल, है ना। और मैं 1971 में भी समझता हूँ और आज भी समझता हूँ कि जो लोग हमारे लीडर्स रहे, उन पर किसी तरह की शंका इस दृष्टि से नहीं, कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं,
लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। तो वो 71 में भी नहीं था और 2025 में भी नहीं था, ऐसा लगता है मुझे। हो सकता है कि इस पे तो सहमति है मेरे ख्याल में देशव्यापी है कि देशव्यापी। इंटेंट में कोई इशू नहीं है। हाँ, अब क्या होता है कि मान लीजिए पाकिस्तान का ही हम जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर कई बार मैंने ये सवाल किया कि भाई आप इनकंसिस्टेंट पॉलिसी पर चलते हैं एक बिल्कुल। तरह से। मतलब मेरे जैसे लोग जो कम डिप्लोमेसी समझते हैं वो ये समझते हैं कि इनकंसिस्टेंट है आप। कभी आप चले जाते हैं, कभी आप पहले शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं, फिर कभी कहते हैं कि गोली का जवाब गोले से देंगे, कभी कहते हैं ट्रेड और टेरर नहीं चलेगा। वो सब चलता रहता है। लेकिन क्या है कि अब ज़रूरत ही वैसी बन गई है ना, समाज की ज़रूरत हो गई, दुनिया की ज़रूरत हो गई। अब पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका बर्ताव करता है, उसके बाद वो अगले दिन लंच पर बुला लेते हैं ना उनको, क्योंकि आप उनको पता है कि भाई ये मेरी ज़रूरत है। तो हमारे को भी ज़रूरत पड़ती है। और पाकिस्तान के लिए वाजपेयी जी की बात याद कीजिए कि आप दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो वो तो रहेगा आपके पड़ोस में ही ना। और ये कितने दिन चलेगा? जब सीज फायर किया है तो इसका मतलब हम कहीं फिर किसी दिन टॉक टेबल पर आएंगे। और मैं इसको बहुत अलग तरीके से कहता हूँ कि युद्ध का मतलब क्या होता है कि जब बातचीत नहीं हो रही हो तब युद्ध होता है। और युद्ध को बंद करने के लिए बातचीत करनी पड़ती है। ये फुल सर्किल है। तो ये कंट्रास्ट भी है एक तरह से, कंट्राडिक्शन भी है। तो पाकिस्तान के साथ आज नहीं हो रहा। आप सोचिए ना 99 को फरवरी को सोचिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर समिट के लिए वहाँ जाते हैं बस लेकर, ठीक है। और उसके बाद कारगिल हो जाता है, उसके बाद कांधार हो जाता है, उसके बाद आप शिखर सम्मेलन बुलाते हैं उसी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ जिन्होंने कारगिल किया, जो उस दिन मौजूद नहीं थे। यदि मैं आपको याद दिलाऊं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब वाजपेयी जी लाहौर में पहुंचते हैं, एंटर करते हैं, उनका हेलीकॉप्टर वहाँ उतरता है, तो नवाज शरीफ वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ वहाँ नहीं आते जनरल, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं सार्वजनिक तौर पे उनको सलाम करने वाला आदमी नहीं हूँ। इससे पाकिस्तान में अलग परसेप्शन जाएगा। और उसके साथ आप शिखर सम्मेलन में बैठते हैं। और शिखर समिट की भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि शिखर समिट के इनिशिएट किसने किया? लाल कृष्ण आडवाणी ने। एक दिन जब जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी जी लंच पर बैठे हुए थे, तब आडवाणी जी ने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए, परवेज मुशर्रफ को बुलाना चाहिए। और वहाँ से बातचीत शुरू हुई। वाजपेयी जी को तो आप समझते होंगे, वो कहते हैं हाँ ठीक है करिए। और उस पर पूरी एक्सरसाइज आडवाणी जी ने की, ये शिखर सम्मेलन की, परवेज मुशर्रफ को दिल्ली बुलाने की, मतलब हिंदुस्तान बुलाने की। और जिस दिन वो आगरा जाना था, आगरा समिट में था, उस रात से एक रात पहले डिनर था राष्ट्रपति भवन में। वहाँ जो बातचीत परवेज मुशर्रफ और आडवाणी जी के बीच में होती है, वहाँ से ही वो बात बिगड़ जाती है। उसी दिन, उस रात को डिनर के बाद सब लोग वहाँ जाते हैं आगरा। और जब वो ख़त्म हो रही होती है, जब जसवंत सिंह उस शिखर समिट को फाइनल करने की जो पेपर्स है, उनके जो कसूरी थे शायद उस समय विदेश में है ना, तो वो दोनों आपस में पेपर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक मुशर्रफ साहब के पास भेज रहा है, एक वाजपेयी जी के पास भेज रहा है। और जो लास्ट पेज आता है, जसवंत सिंह लेकर आते हैं, तो आडवाणी जी कहते हैं ये क्या है, इसमें ये बदलाव होना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। और वहाँ पर वो बात ख़त्म हो जाती है। और बातचीत ख़त्म होने की जब बातचीत चल रही होती है, तो परवेज मुशर्रफ अपनी बेगम के साथ वहाँ होटल में हैं, और वो उनको उम्मीद होती है, वो कहते हैं सुबह देखना इतिहास बदल जाएगा, एंड द मैन ऑफ हिस्ट्री। और उसके आधा घंटे बाद वो खबर ख़त्म हो जाती है। और जिस आडवाणी जी की वजह से वो आते हैं, वहाँ से वो बात नहीं करते। और मुशर्रफ आखिरी वक्त में भी वाजपेयी जी से मिलकर जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो ऐसी सब बात होती है। और जो मुशर्रफ जिस शब्द पर चले जाते हैं शिखर सम्मेलन को तोड़कर, उसी शब्द के लिए 2004 में जब इस्लामाबाद में समिट होती है, वाजपेयी जी और वो मिलते हैं, तो वहाँ पर वो 17 लाइन का एक प्रेस नोट बनता है, जिसमें ये शामिल किया जाता है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से आतंकवाद नहीं पनपने देगा। तो दुनिया बहुत तरीके से बदलती है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, सरकार ने कहा है कि पॉज बटन पर है। तो इसका मतलब मानना ही चाहिए, सरकार की बात को मानना चाहिए कि भाई
क्या बात है क्या नहीं है। उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई विदेश मंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने क्या, और जैसे उस पर बात हो रही थी बार बार ट्रंप साहब को लेकर कि उन्होंने क्यों अनाउंस किया। अनाउंस किया। अब वो तो खैर जो भी कर सकते हैं अनाउंस, जैसे उसके लिए भी मैंने कहा कि अब नीरज जी किसी और को बुलाकर चाय पिला, इस पर मैं क्यों सवाल खड़ा कर सकता हूँ। और वो बोल रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे होंगे, लेकिन भारत सरकार ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया कि भाई हमने नहीं किया, और इसको 10 मंचों पर भी बात कर दी, ऑफिशियल तरीके से भी कर दी। तो मुझे कोई कारण नहीं लगता कि भारत सरकार की बात को नहीं मानना चाहिए। नहीं, अब उसके सिवा आपके पास चॉइस नहीं, क्योंकि ये अलावा चॉइस ऐसा इशू है जिस पर आपको गवर्नमेंट हाँ। के थ्रू ही समझना तो पड़ेगा। अभी दुनिया की डिप्लोमेसी बदल गई है, और उसमें आपको नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप फाइन बैलेंसिंग पे, वो रस्सी वाला जो होता है ना, नट वाला जो चलता रहता है, वैसी डिप्लोमेसी चल रही है कि आप इजराइल में भी खड़े हो, आप फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हो, आप जेलेंस्की से भी बात करते हो और आप पुतिन के साथ भी बात करते हो, आप ईरान के साथ भी बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हो, आप जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं, और अमेरिका के साथ हथियार खरीद रहे हैं। रूस भी गुस्सा हो रहा है। रूस भी गुस्सा हो जाए, और वो जब वो गुस्सा हो रहा हो यूरोप और अमेरिका, तब आप रूस से वहाँ से पेट्रोल खरीद रहे हो, कच्चा तेल खरीद रहे हो। तो वो एक फाइन बैलेंसिंग के साथ चलना, और उसकी एक बड़ी वजह ये समझता हूँ कि भारत की ताकत पिछले 50 साल में 70 साल में बहुत बढ़ गई है। और इसलिए मैं वाजपेयी जी की उस बात को याद करता हूँ कि जब 11 मई 1998 को हमने परमाणु विस्फोट किया, तो वाजपेयी जी ने कहा कि भाई नो फर्स्ट यूज़ तो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि परमाणु शस्त्र या परमाणु हथियार बनाना युद्ध रोकने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ताकतवर होते हैं तब कोई आपकी बात सुनता है। तो आज हम उस स्थिति में हैं। नहीं, दैट्स करेक्ट। उसमें तो कोई कमजोर की बात कोई सुनेगा नहीं। बस आप जैसे लोग हैं जो मेरी बात सुन लेते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि कमजोर की बात कोई सुने। नहीं ना, बीच बीच में तंज चलते रहेंगे, आप इनको गहराई से समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत गहरे हैं ये चीज़ें, इनको समझिएगा। सो विजय जी, अब एक थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने संघ पे किताबें लिखी हैं, संघम शरणम गच्छामि जी, नाम बहुत प्यारा है, बहुत करीब से। मुझे लगता है कि बहुत कम इस देश में पत्रकार होंगे जिन्होंने एक पार्टी, एक संगठन को इतने करीब से ऑब्जर्व किया है। कोशिश की है मैंने बहुत लंबे समय तक, क्योंकि एक ही पार्टी को आप कवर कर रहे थे, तो बीजेपी को 90 से करीब। हाँ, शुरुआत से एकदम आपने किया, और किताब पढ़िए तो समझ में आता है कि लेखक ने बहुत मेहनत की है, उसका ऑब्जर्वेशन है उसमें। अब मुझे ये बताइए कि संघ और बीजेपी के बीच में एकदम लेटेस्ट टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं, क्या इस समय एक बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है? अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, इसमें सामंजस्य नहीं है। मतलब किसी बात को लेकर सहमति नहीं बन रही होगी, लेकिन सामंजस्य नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सामंजस्य है, बल्कि यदि मैं बीजेपी के 90s वाला, जब वाजपेयी जी और सुदर्शन जी हुआ करते थे, आरएसएस चीफ सुदर्शन जी थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और आज मोहन जी और नरेंद्र मोदी हैं, तो उसमें रात दिन का फ़र्क है। आज बहुत रिदम और सीमलेस रिलेशनशिप है। तो फिर ये तय क्यों नहीं हो पा रहा है? वो नाम को लेकर हो रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो न तो मोहन जी से बात हो सकती है, न प्रधानमंत्री जी से बात हो सकती है। या संघ ने भी अपने आप को काफ़ी अब बदल लिया है? तो आप अक्सर कहते भी रहते हैं कि संघ बहुत बदल गया है। बहुत बदल गया, इवॉल्व बहुत हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, और इसलिए कई बार मैं जो संघ के विरोधी लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, उनसे कहता हूँ कि आप संघ से क्यों नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि संघ तो बदल गया, 2025 में आ गया, और आप 1960 के संघ में चल रहे हो। जिस संघ ने बाला साहब देवरस ने बंच ऑफ थॉट्स को उस समय खारिज कर दिया था, और क्या नाम है, डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने उसके बाद अभी 2018 में खारिज कर दिया। उससे पहले संघ ने गुरुजी समग्र बना दिया बंच ऑफ थॉट्स को निकाल के, और आप बंच ऑफ थॉट्स के साथ चल रहे हो। आपके कई मित्र उसको बार बार कोट करते हैं। हाँ, लेकिन संघ में तो पढ़ता ही नहीं है कोई, और संघ ने साफ औपचारिक, मुझे बताइए कांग्रेस में कोई ऐसा संगठन है जो, ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि नेहरू जी की ये बात गलत है, हम इसको नहीं मानते? कोई नहीं। और संघ को, जिसको आप बहुत ऑर्थोडॉक्स और उस तरह का संगठन मानते हैं, उन्होंने खारिज कर दिया गुरुजी। और गुरुजी गोलवलकर से बड़ा सरसंघ चालक वहाँ पर कोई है ही नहीं। इसको यूँ समझिए कि जब तीसरे सरसंघ चालक बने बाला साहब देवरस, तो उन्होंने कहा कि भाई आज से 2 काम करने हैं। एक तो सरसंघ चालक के आगे वो परम पूज्य
लगाते हैं उनके नाम के साथ कि परम पूज्यनीय बाला साहब देवरस या गुरु, तो उनका परम पूज्य जो हमारे सर संचालक हैं वो दोनों हैं, डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर। दूसरी बात, अब उन दोनों के अलावा किसी की तस्वीर संघ के किसी कार्यक्रम में, किसी कार्यालय में नहीं लगेगी, किसी कार्यक्रम में नहीं लगेगी, तो इसलिए उन दोनों की लगती है। इतना बड़ा फैसला कोई कर सकता है? आज आप किसी कांग्रेस के या किसी और संगठन की, छोड़िए कांग्रेस की बात, मतलब किसी भी संगठन की बात करें तो उसके 5 जनरेशन के नेताओं की फोटो पीछे लगी रहती है बाइट देने से पहले। बाइट देने से पहले दिखना चाहिए कि फ्रेम में सारी फोटो आ रही है कि नहीं आ रही, बाइट क्या जा रही है कि नहीं जा रही है नेता को। तो ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव कि आप कहते हैं कि ब्राह्मणों का या अपर कास्ट का संगठन है, ठीक है, ये बहुत चलता है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो संघ की आजकल उसका नाम बदल गया, जो पहले 3rd ईयर ओटीसी होता था, व्यक्तिगत कुछ, हाँ 3rd ईयर ओटीसी, आजकल उसका नाम व्यक्ति सेकंड हो गया, कुछ नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, वो होता नागपुर में, जिसमें देश भर से 2nd ईयर तक करने वाले लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। उसमें किसी को नहीं पता होता कि कौन सी जाति का आदमी, उसमें नाम जाति के साथ नहीं आता, ठीक है, और वहाँ पर कोई जाति की चर्चा नहीं करता। दूसरा एक बड़ी बात बताऊं कि संघ का एक रूल बुक कह लीजिए, उसका नाम है विचार बिंदु। वो लिखी है रंगाहरी ने। रंगाहरी बड़े लोगों में से संघ के लोगों में, वो दलित है, क्या आप जानते हैं? तो संघ बदल गया। और जब मोहन भागवत कह रहे हो पिछले 10 साल से 5 साल से ये बात चल रही हो कि एक शमशान, एक कुआं, एक मंदिर बनाइए, तो इसका मतलब क्या है कि आप जाति की पहचान को खत्म कीजिए। और आप अभी अपर कास्ट पर इसलिए बने हुए क्योंकि आपके यहाँ पर सर संघचालक हमेशा से ब्राह्मण है। मैं इससे सहमत हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए था संघ को, क्यों नहीं बदलाव करना चाहिए था। मैंने अपनी किताब में भी ये सवाल पूछा कि भाई क्यों नहीं हो दलित, क्यों नहीं हो, दिखने के लिए भी हो तो भी मुझे मानना चाहिए ना। पिछले 6 सर संचालक हमेशा ही अपर कास्ट के ब्राह्मण या राजपूत क्यों हो, और क्यों नहीं महिला हो, इस पर भी चर्चा हो रही। इसलिए आजकल महिला बीजेपी अध्यक्ष की बात हो रही। 45 साल से आपने नहीं बनाया ना, 45 साल की चर्चा तो वो करते हैं जो बीजेपी के साथ सॉफ्ट वर्जन। इसका शायद आरोप ये है कि थॉट प्रोसेस लेवल पर और डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वो अपर कास्ट है। ये एक बड़ा कारण है और ये सच है, ये बड़ा सच है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी सबसे ज़्यादा हैं, पिछड़े सबसे ज़्यादा हैं, दलित भी बहुत हैं। आपने दलित राष्ट्रपति भी बना दिया, पिछली बार आदिवासी भी बना दिया, पहले दलित बना दिया, तो अध्यक्ष बना दिया, महिला लोकसभा स्पीकर बना दिया, सब कर दिया, लेकिन आपका नैरेटिव नहीं बदल रहा क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस अपर कास्ट का है आज भी। इसका मतलब उलट, एक और उलट देखिए कि बीजेपी में जो ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखी है। मतलब वो लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि भाई आजकल उनकी सुनवाई नहीं होती, समझे। इसलिए यदि उनकी 20 चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, 80 मंत्रियों की बात करें, तो उनमें कोई भी आदमी वहाँ पर आपको तो फिर अगर इसको हम ऐसे लेंगे कि संघ ने अपने आप को एडाप्टिव बनाया, अडॉप्ट करने का काम, चीज़ों को बदलते समाज में चीज़ों, लेकिन थॉट प्रोसेस लेवल पे अभी भी वही है। थॉट प्रोसेस लेवल पर के अलावा मुझे लगता है जो एक बड़ा शब्द पता नहीं कड़वा हो, डीएनए में प्रॉब्लम है आपके। क्योंकि डीएनए आपका है कि हिंदुत्व प्रथम है, हिंदू होना चाहिए, ये है ना। क्योंकि जो भारत में रहता सारे डॉक्टर हेडगेवार साहब ने इसीलिए बनाया ना कि हिंदू समाज को एकत्र, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके डीएनए में, सोच में ये है। आप शाखा में दिन भर यही सिखाते हैं, भगवा फहराते हैं, भगवा को सलाम प्रणाम करते हैं, हिंदू हिंदू सब चर्चा करते हैं, और फिर विचार की जब व्याख्यान माला होती है तो आप कहते हो हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। मुझे बताइए कोई ऐसा संगठन जिसका प्रमुख सर संचालक तो बहुत बड़े लोग होते ना, सबसे बड़ा आदमी होगा, तो 2018 में कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि वो हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। क्या आज स्वयं सेवक मान रहा है इस बात को? नहीं, ऊपर से नीचे परकुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो डीएनए की प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि बाला साहब देवरस के बाद सबसे साहसिक मोहन भागवत सर संचालक हैं, जो धारा के विपरीत चल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं 70s में, लेकिन मोहन भागवत जी ने भी तो यही कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए बिहार चुनाव की, जिसमें उनको काफी नुकसान हुआ। अब वो एक अलग डिबेटेबल इशू भी है कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था, किस संदर्भ में कहते, लेकिन पब्लिक ने वो परसेप्शन ले लिया। नहीं, वो परसेप्शन इसलिए ले रहा है ना क्योंकि वो आपको उस तरह से, जैसे अभी ये बात हुई,
अभी तो 2024 का चुनाव खत्म नहीं हुआ था, आप कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे का नैरेटिव चलेगा, और उसके कुछ दिनों बाद दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के शब्द को संविधान में रखा जाए या नहीं रखा जाए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो अब इसको भी लोग परसेप्शन पर चले गए कि भाई ये हटाना चाहिए। हालांकि उन्होंने बहुत बारीक तरीके से कहा कि हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। विचार करने में क्या परेशानी है? विचार तो किया जा सकता है ना किसी चीज़ पे। अब इसको मैं थोड़ा एक फिलोसफिकल क्वेश्चन बनाता हूँ। आपने कहा उनके डीएनए में ये दिक्कत दिखती है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि सरसंघ चालक यदि कोई आदेश कर दे तो वो नीचे तक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? पर और 6 साल में 7 साल हो गए, 18 से 7 साल। जो बेसिक कंस्ट्रक्ट आपने बनाया उसमें कहीं ना कहीं चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं। क्या ये इसलिए भी हो सकता है कि आप सर्व समाज में देखिए, पूरे देश में, छोड़ दीजिए यहाँ पे आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, किसी से कोई लेन देन नहीं, आप एक पूरे समाज को देखिए भारत में। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत छोटी इकाई है, वो तो समाज का रिफ्लेक्शन है। हाँ। समाज में आप देखिए, वो किसी भी सरनेम का व्यक्ति हो, जब वो रिसोर्स लेवल पे एक पायदान पे ऊपर चला जाता है, उसका कोई भी सरनेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके अंदर भी वही डीएनए आपको देखने को मिलता है जिसकी हम लोग बात करेंगे, जो परसेप्शन वाइज संघ के लिए। उसकी सोच, उसका रहन सहन, उसका मिलना जुलना, उसके क्लब, सब वैसे ही हो जाते हैं। तो क्या ये बहुत नेचुरल है कि आप वैसे ही हो जाते हैं, उससे तोड़ नहीं पा रहे हैं? जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर्व, अब इसमें भी बड़ा विवाद होता है कि समावेशी समाज होना चाहिए कि सर्व होना चाहिए, एक अलग डिबेट चलती रहती है। लेकिन समावेशी और समरसता में, समावेशी होना चाहिए, है ना, लेकिन समरसता और समानता में जो फर्क है, अक्सर इस पर चर्चा होती है। मैं कहता हूँ समरसता पहला स्टेप है। बिल्कुल। समरसता भी नहीं होगी तो समानता कैसे होगी? समानता कैसे होगी? पहले तो आप एक्सेप्ट करिए ना, एक्सेप्ट तो करिए। तो अभी समरसता पर ही चल रहा है। समाज भी, आरएसएस भी, सब कुछ सामाजिक समरसता पर वो जोड़ देते हैं। लेकिन सामाजिक समरसता में मुझे जो आपत्ति है वो ये है कि सब ठीक से चलना चाहिए। आप भी अच्छे से रहो, ये पानी भी पी लीजिए, आप भी पानी पीजिए, आप भी चाय पीजिए, आप भी रसमलाई खाइए, लेकिन नीरज जी जैसे कहें वैसे करें। क्योंकि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं, क्योंकि आप और मेरे पूर्वज एक हैं। ये कंडीशन क्यों है? आप सोचिए, संघ में सावरकर को लेकर मैं बहुत हैरान होता हूँ कई बार कि बीजेपी के सारे लोग आजकल सावरकर को मानते हैं, और डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर में इस बात पर सहमति नहीं बनी। इवन जो गुरुजी पर भी सहमति नहीं बनी। गुरुजी का हिंदुत्व में, या जो डॉक्टर भागवत के हिंदुत्व में और सावरकर के हिंदुत्व में फ़र्क क्या है? सावरकर का हिंदुत्व है जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि एक हो, वो हिंदुत्व है, वो हिंदू है। तो इसका मतलब ईसाई हिंदू नहीं है, मुसलमान हिंदू नहीं है, जिनकी पुण्य भूमि बाहर है। ठीक है। आरएसएस का हिंदुत्व तो ये नहीं है। आरएसएस का हिंदुत्व है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू है। हालांकि मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको बारीक, कि सावरकर के हिंदुत्व पर हम सावरकर को गाली तो बहुत देते हैं, लेकिन संविधान भी तो वही कहता है जो सावरकर कहता है। जो सावरकर, एग्जैक्टली पॉइंट है एकदम आपका। ये संविधान में भी वो की वही परिभाषा है। हिंदू कोड बिल को आप पढ़कर देख लीजिए। हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए बना हुआ है ना। क्या वो ईसाई और मुसलमानों को शामिल कर रहा है उसमें? ना। तो उससे तो बेहतर तरीके से मोहन भागवत चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम संविधान पर सवाल नहीं खड़े करते, ना पर सवाल खड़े करते। थॉट प्रोसेस में देखिए दोनों एक ही है। थॉट प्रोसेस दोनों का एक ही है ना। वही पुण्य भूमि। भाई हिंदू कोड बिल में यदि हिंदुस्तानी को रहना है तो फिर मुसलमानों और ईसाइयों पर भी लागू होता वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहीं पे मेरा वो सवाल आ रहा है कि ये जो डीएनए वाली बात बार बार निकल के आती है, इसको लोग ऊपर लेवल पे सब एक जैसा बिहेवियर करते हैं, तो वो मूल चरित्र है इंसान का, व्यक्ति का, समाज का, वो मूल चरित्र है, उसको कैसे बदला जाएगा मुझे नहीं पता। मेरे पे ग्रेड से ऊपर क्वेश्चन है। मुझे लगता है मूल चरित्र में वजह यह है क्योंकि आप उससे ऊपर उठ गए, आप उसको डे टू डे फाइट नहीं कर रहे। एक सवाल किया मैंने संघ पर, जब मैं किताब लिख रहा था तो एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे कहा, भैया ये किताब क्यों लिख रहे हो तुम, क्या ज़रूरत पड़ गई किताब की? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि संघ पर, मैंने किताबें देखी, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों से भी मिला, उनको संघ के बारे में जानकारी नहीं।
ज़्यादा मोटी जानकारी है, बाकी जानकारी नहीं है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, महिलाओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर, संविधान को लेकर क्या है वो उनको नहीं जानकारी है मोटे तौर पर। सबको नहीं है ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन स्वयंसेवकों को नहीं है, जबकि इंटरेक्ट उनको रोजाना करना पड़ता है। ठीक है, और जो संघ विरोधी हैं उनको भी नहीं पता कि संघ में हुआ क्या है। भाई जो डॉक्टर हिडगेवार 1 साल तक वन सत्याग्रह में चले जाते हैं और सरसंघ चालक का पद छोड़कर चले जाते हैं, उससे रोज सवाल किया जाता है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं थे। और ये न तो स्वयंसेवक को पता है, न संघ विरोधी को पता है। 1 साल वो जेल में रहते हैं, और जेल से जब वो निकलते हैं, नागपुर की जेल से जब बाहर आते हैं, तो मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के दर्जनों नेता उस भारी बारिश में उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। और डॉक्टर हेडगेवार जब जेल में जाने से पहले जब कोर्ट में बहस हो रही है, तो सजा किस बात की होती है? वो जस्टिस थे स्मेली समथिंग कुछ नाम था, अंग्रेज जज थे। तो जिस अपराध में उनको सजा मतलब सुनवाई हो रही है, उस अपराध में सजा नहीं होती उनको सजा होती है जिस पर बहस की होती है। और जो जज है वो कहता है कि भाई हेडगेवार ने, केशव बलिराम हेडगेवार ने जो बहस की है वो ज़्यादा राष्ट्रद्रोही है। समझ रहे बात? कोई चर्चा कर रहा है, किसी स्वयंसेवक को पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और नीरज जी रोज उसको डांट देंगे, तुम तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। और गुरुजी ने क्या कहा? सबके सपोर्ट में नहीं बोल रहा, क्योंकि गुरुजी की, मैंने अपनी किताब में लिखा कि गुरुजी और हेडगेवार में क्या फ़र्क है, कि वो तो चले गए। गुरुजी कहते हैं जिसको जाना है स्वतंत्रता आंदोलन में चला जाए, संघ के पदाधिकारी के तौर पे ना रहे। तो इसमें क्या आपत्ति है? संघ के स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध तो गुरुजी ने नहीं किया। स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध तो नहीं किया ना गुरुजी ने। उनका जो चले जाएं उसको चले जाएं। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी भारत छोड़ो आंदोलन पर, और उसमें बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। उनका जवाब गांधी ने नहीं दिया। तो आज जैसे पासवान साहब की पार्टी, राहुल गांधी जी की पार्टी और सब पार्टी अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे, तो वो क्या राष्ट्रद्रोही हो गए? बिल्कुल नहीं। अब राहुल गांधी रोज चिट्ठी लिख रहे हैं, तो राष्ट्रद्रोही तो नहीं हो गए ना। सरकार में बड़े गंभीर, उस जमाने के पॉलिटिशियन, मतलब एक लेवल पर अलग अलग संगठन है, आरएसएस अलग है, कांग्रेस अलग है, तमाम तरीके के संगठन है, लेकिन ये सब चर्चाएं वहां पर नहीं हो रही। और आरएसएस को तो आप गाली दीजिए, अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है, मेरी बात सुनिए, अंग्रेजों के साथ नहीं थे, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, मान लिया मोटे तौर पर, क्योंकि औपचारिक तौर पर आपने नहीं लिया। कम्युनिस्ट के बारे में क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल पॉइंट है इसमें। यहाँ पे वो बात आती है विजय जी, आप बिल्कुल सही पॉइंट मिला है कि एक तो देखो ना कि सेलेक्टिव अप्रोच है। दूसरा मैं इस बात से बिल्कुल मुतमईन सहमत हूँ कि संघ को कवर करने वाले, संघ को समझने वाले, कवर भी नहीं, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं वो बहुत जानते भी हैं। मेरा तो बिलीफ ये है कि वो संघ को जानते भी नहीं है कि इतना, मैंने मतलब इसलिए मैंने आपसे चर्चा छेड़ी कि इतना अडेप्टिव वो हुआ है, इतना बदला है वो, फिर भी आप उसको समझ नहीं रहे, और ना आपके अंदर समझने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने काम कर ही रहे। सर एक चीज़ मुझे बताइए, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो जाए कि संघ की मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि 100 साल के 2 संगठन बड़े बताइए जिन्होंने इतना ग्रो किया हो हिंदुस्तान के। 2 संगठन और बता दीजिए मुझे जो ग्रो किया हो, वो आर्य समाज हो, विवेकानंद की बात हो, रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन है रामकृष्ण मिशन की बात हो, कांग्रेस की बात हो, पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी मौजूद है, लेकिन जो ग्रो आरएसएस ने किया है, आज 37 संगठन है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक है, पूरी दुनिया भर के 40-45 देशों में उनके संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने किताब में लिखी कि 1948 में, 1992 में जब ये बाबरी मस्जिद गिरी, और उससे पहले 1975 में 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगाया रायसीना हिल ने। मतलब रायसीना हिल का मतलब जो प्रधानमंत्री सरकार, राष्ट्र सरकार, उन्होंने। आज 2025 में रायसीना हिल से कहीं भी चले जाइए, केवल आरएसएस के लोग ही मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी ग्रोथ है, मतलब राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, संतरी हो, वाइस चांसलर्स हो, बोर्ड की कॉरपोरेशंस के चेयरमैन हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी जगह हो, वहाँ सब जगह पर संघ की विचार वाले, मतलब जरूरी नहीं कि वो स्वयं सेवक रहे, लेकिन संघ के विचार वाले लोग मौजूद हैं।
और संघ ने क्या कहा लोग नहीं जानते, लोग बहुत कहते हैं कि अजीत पवार आ गए ये वो। संघ का बेसिक कॉन्सेप्ट में है कि तोड़ो मत जोड़िए। इसमें मुझे लगता है एक क्या ये नैरेटिव हो सकता, नैरेटिव शब्द मेरे मुंह में पता नहीं क्यों चढ़ गया, जो कि आजकल चलता रहता है। देखिए, अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसकी पहले शर्त है कि आप सत्ता में रहिए। जरूरी है, उसके बिना बदलाव कैसे होगा? जी राहुल गांधी जी इतना प्रयास इसीलिए तो कर रहे हैं कि सत्ता चाहिए। जी। सत्ता में बने रहने के लिए आपको अगर 10 काम करने तो उसमें से 3-4 काम आप खराब करेंगे, जिस पर आपकी आलोचना होगी और स्वयं आप भी मानते होंगे कि खराब है जी। लेकिन मजबूरी कि आपको सत्ता में रहना है, इसलिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता में रहेंगे तो चेंज करेंगे। तो हो सकता है कि जो करंट रिजीम या कोई भी रिजीम होता होगा, वो अगर 100 काम देश में कर रहा है तो उसमें से 10-20 काम वो गलत कर रहा होगा, वो चाहे अजीत पवार की एंट्री हो या कोई और काम हो। अजीत जी बुरा ना माने, वो केवल उदाहरण के लिए अजीत जी का नाम ऐसे उदाहरण रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। इसी से जुड़ा फिर मेरा प्रश्न आ रहा है कि जब आप इस डिलेमा में आ जाते हैं कि हमको बदलाव करना है और आपके इंटेंट पे मुझे कोई शक नहीं है, आप अच्छे के लिए बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा जहर पीना पड़ रहा है आपको, तो एक बहुत कॉमन लैंग्वेज की आलोचना होती है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। क्या ये सच है? कांग्रेसीकरण एक जनरलाइजेशन, बहुत जनरलाइज वर्ड है। सत्ता के तौर पे हमने 70 साल कांग्रेस को देखा, तो जो बुराइयां उसमें होगी वो बीजेपी में हाँ, होगी। वो वाला। लेकिन फिर मैं जाता हूँ महाभारत पर। महाभारत में श्री कृष्ण जो हैं, यदि आप उसको बारीकी से पढ़ेंगे तो जीतने की, पांडवों की जीत के आखिर तक जितने गलत काम होने थे वो उसमें हुए हैं, बिल्कुल। और वो श्री कृष्ण के निर्देश पर हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों पर तो अर्जुन सहमत नहीं है, जिसके लिए आप विराट उनको स्वरूप भी दिखा रहे हैं, लेकिन चाहे वो झूठ बोलने की बात हो, किसी को गलत तरीके से मारने की बात हो, कुछ भी बात हो, वो सब किए गए। क्यों? क्योंकि जो आपका साध्य है, जिस मंजिल पर पहुंचना है, वो सबसे बड़ा कारण है, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी भी कहते हैं लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य का पता है कि उसे सरकार में जब रहेंगे तब बदलाव करेंगे। आज 370 हट गई तो वो तो 1952-54 की बात होगी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये नारा चल रहा था। तो क्यों नहीं बन गई 50 साल में? क्योंकि आप लक्ष्य पर उस तरह से फोकस नहीं थे। जब आपने तय कर लिया कि मेरा लक्ष्य हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए पहले जरूरी है कि सत्ता में आए। सर, इसको दूसरे तरीके से मैं कहता हूँ कि नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत भी खड़ी होती है, राजधानी भी खड़ी होती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी खड़ी होती है, जनरल एक्सप्रेस भी खड़ी होती है। आप नैऋत्य को जाना है आज, क्या आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे ना। पहले आप तय करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। करेक्ट, उसी के हिसाब से। तो राहुल जी को भी ये तय, या जो भी लोग हैं, राहुल जी माफ़ कीजिए मैंने फिर गलती से नाम दे दिया, लेकिन जो भी तय है पहले स्टेशन तो पता हो। अच्छा, आपने छेड़ ही दिया तो स्टेशन की प्रॉब्लम है। क्या राहुल जी को स्टेशन नहीं पता? स्टेशन नहीं पता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्टेशन पता होना चाहिए ना, पहला जरूरी है। स्टेशन पता होगा तो आप वंदे भारत से जाएं, राजधानी से जाएं, किसी से जाएं, पहुंच जाएंगे। स्टेशन नहीं पता है तो कोई भी ट्रेन हो, आपको जाना पटना और आप मुंबई की राजधानी में बैठ गए हैं तो पहुंच जाएंगे क्या? सवाल ही नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि तो नरेंद्र मोदी को पता है कि स्टेशन कहाँ है, इसलिए तो कभी राजधानी से भी जाना होता है, कभी सुपरफास्ट से भी जाना होता है, कभी लोकल से भी जाना होता है। करेक्ट, सारे साधन होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको मुंबई पहुंचना है, आपको दिल्ली पहुंचना है, आपको रायसीना हिल पहुंचना है। अब इसको दूसरे उदाहरण से देखिए कि अमित शाह जी ने क्या नाम है उनका, नीतीश कुमार जी के लिए क्या क्या नहीं कहा कि ताले बंद हो गए, दरवाजे नहीं ताले लगा दिए हमने, है ना, खिड़की से आगे वो नीतीश कुमार जी तो आ गए। और जो आपके साथ बैठे थे राहुल गांधी जी के साथ नीतीश कुमार जी, वो वहां से अचानक चले गए। ये स्टेशन का फर्क है ना, क्योंकि उसे पता है कि स्टेशन के लिए नीतीश कुमार के इंजन की जरूरत है। इसमें क्या बुरी बात है? एग्जैक्टली। आप बीमार होते हैं तो कुनैन की गोली खा लेते हैं ना, खा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको ठीक होना है तो कुनैन की गोली भी खानी पड़ेगी, ठीक नहीं होना है तो बाकी सब इच्छा है, प्रभु इच्छा। तो केमिकल खाएंगे। आप कितना बड़ा कंट्रास्ट है कि नीतीश कुमार आपकी गोदी में बैठे हैं, आपके साथ बैठे, गोदी न कहें, आपके साथ बैठे, और वो वहाँ, और यदि मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में होते, मुझे नहीं पता कि सरकार बनती कि नहीं बनती, लेकिन एक बड़ा बदलाव वहाँ पर दिखाई देता। सो मैं इसी पॉइंट में एक सवाल मुझे और बीजेपी से रिलेटेड पूछना है। वो एक घटना मेरे को याद है, इसलिए मैं सुना देता हूँ आपको। ये मेरे ख्याल में 99 के आसपास की बात हुई, जब रज्जू भैया सरसंघचालक थे जी। तो मैं किसी काम से केशव कुंज गया था, किसी काम से क्या, वहाँ पे एक अंतरताना शाखा, वो हिंदी में इंटरनेट को अंतरताना बोलते, वो हुआ था। उस मौके पर बहुत सारे लोग थे, उसमें नाम ले सकता हूँ चूँकि साहिब सिंह वर्मा जी उस समय
थे, चीफ मिनिस्टर नहीं थे लेकिन वो आए थे, उस स्वयंसेवक थे, बहुत सारे लोग थे। तो वहीं पे ये चर्चा में घटना सुनाई गई कि किसी ने उनसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं सुनते स्वयंसेवकों की। ये वाजपेयी जी की आलोचना थी, प्रधानमंत्री थे वो, कि उनकी बात नहीं सुनते लोग, मानते नहीं हैं। और जोशी जी के ऊपर तो ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने बोर्ड लगा रखा गेट पे कि ट्रांसफ़र के लिए केंद्रीय विद्यालय के लोग संपर्क न करें। तो बड़ी नाराजगी। तो उन्होंने बताया कि रज्जू भैया का एक ही कहना था कि आपकी संख्या कितनी है। तो उन्होंने जो भी 8-10 लाख बताई होगी स्वयंसेवकों की, बोले भारतीय जनता पार्टी की संख्या कितनी है, वो तो बहुत गुना ज़्यादा गुना थी। तो बोले आपका जवाब यही है। तो उस बात को अब संघ बहुत अच्छी तरह समझ गया। अब उसकी भी संख्या बहुत भारी है और कई बार वो इसका एक बार वो भी दे चुके हैं डेमो भी। यूपी में भी ताज़ा डेमो दिया है कि आप मेरा आपका काम नहीं चलेगा नहीं। हाँ। तो इस लेवल पे एक सामंजस्य आपको दिखता है कि अब दोनों को समझ में आ गया है, क्योंकि नड्डा जी बीच में पता नहीं क्यों बोल दिए थे वो कि हमको दिए थे। ये आपको पता है, लेकिन मुझसे सवाल पूछना ये मुझे हैरानी है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, क्यों बोल दिए थे? ऐसा मैंने पहला आदमी देखा जिसे खुद जवाब पता वो दूसरे से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, अलग एंगल से जवाब दे दीजिए आप। तो ये भी सारी चीजें हो रही हैं। तो अब नड्डा जी तो मैसेंजर हैं, कभी भी है ना मैसेंजर को गोली नहीं मारनी चाहिए, ऐसे मैंने सुना था कि नेवर शूट द मैसेंजर। अब आप ना मुझे पहले सवाल फिर वही सवाल पूछेंगे कि कुछ चल रहा है क्या, टुन फुन। नहीं, वो छोटी छोटी बातों पर चलता रहता है। घर में भी तो ऐसा होता है, घर में भी ऐसा होता है कि किसी बात पर आप सहमत होते हैं, किसी बात पर असहमति होती है, लेकिन मोटे तौर पर आप सहमत होते हैं। और जब सारी बात आपकी मान रहे हो, आपका एजेंडा चल रहा हो, 370 का चल रहा हो, 3 तलाक का चल रहा हो, वक्फ के खिलाफ चल रहा हो, और सारी बातें चल रही हो, हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा हो, हिंदू गर्व से कह रहे हो, राम मंदिर का निर्माण हो गया, और क्या चाहिए आपको? केवल इसलिए कि चाय में चीनी कम है इसलिए नाराज हैं आप? ओके, चलो ये वाला हो गया। अब बस एक और मुझे पूछना है आपसे, क्योंकि ये चर्चा हम लोग समसामयिक करें तो राहुल जी का कांग्रेस का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। अभी बातचीत में हम लोगों ने कहा कि वो टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए। राहुल जी की जो राजनीति चल रही है उस पर आपका क्या व्यू है, राय क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? राहुल जी को मैं एक ईमानदार नेता मानता हूँ, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मतलब उनकी ऑनेस्टी पर मैं सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन या तो वो देश को अभी समझ नहीं रहे हैं। कांग्रेस आज जो है ना बिल्कुल लेफ्टिस्ट कॉन्सेप्ट पर चलने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया ही नहीं है। मैं क्यूबा गया था बहुत पहले, तो वहाँ पर लोग, जब उस समय तो वो भी थे, फिदेल कास्त्रो भी थे, तो वहाँ के लोग भी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि उस चौराहे पर अमेरिका की एम्बेसी थी और उसके खिलाफ नारे लगे हुए थे, लेकिन बदल रहा था। आज देश जो है ना लेफ्टिस्ट विचारधारा के साथ नहीं, लेफ्टिस्ट नहीं बचे ना अब यहाँ पर। वो इसलिए नहीं बचे क्योंकि वो विचारधारा ठीक होगी, लेकिन आज ज़रूरत नहीं थी, और लेफ्टिस्ट जो लोग थे वो बदले नहीं। राहुल गांधी जी जो एक सेंट्रिस्ट कांग्रेस थी, लेफ्ट उसमें थोड़ा सा शामिल था, लेकिन सेंट्रिस्ट थी। आज वो सेंट्रिस्ट से लेफ्टिस्ट पर चले गए हैं, जबकि आज सेंट्रिस्ट से राइटिस्ट होने की जरूरत देश का माहौल चल रहा है। मैं नहीं कह रहा कि उनको जाएं, लेकिन वो दुनिया बदल रही है ना, आप सारी दुनिया में देख रहे हैं। और राइट होने का मतलब केवल धर्म से नहीं है, वो थॉट प्रोसेस में है। आप अडानी अंबानी को गाली दें, उससे काम नहीं चल रहा ना। देश जो है पूरी प्रोग्रेस हो रही है, इकोनॉमी कैसे बदलेगी? विजय त्रिवेदी से तो बदलने वाले नहीं है। जो लाख लोगों को आप रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार कौन देगा? क्या भारत सरकार दे सकती है? क्या बिहार सरकार दे सकती है? क्या तेलंगाना सरकार दे सकती है? इंडस्ट्री सी देगा ना। वो क्या कर रहे हैं उसको चेक एंड बैलेंस के लिए हो सकता है। ये भी सच है ऑन द कंट्रास्ट कि भाई 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। लेकिन हमेशा नेगेटिव तरीके से पूरे इंडस्ट्री को लेना वो बहुत नहीं चल सकता। हो सकता है वो ठीक तरीके से सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आज के ज़माने में आप सोचिए, एक ज़माना था नीरज जी कि हम लोग मुनाफे को बेईमानी समझते थे कि कोई मुनाफा कमा रहा है, सूदखोर है, बेईमानी कर रहा है। इसलिए सरकारों में होता था कि वो क्या शब्द काम में लेते थे जिसमें कि लाभ नहीं होने का, नो प्रॉफिट गवर्नमेंट होती थी। आज सारी कंपनियां प्रॉफिट को बड़े बड़े तरीके से जाहिर करती हैं, और नीरज जी जैसे बड़े पत्रकार उसको बताते हैं कि भाई इस कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट रहा है इस तिमाही में, क्वार्टर में फ़ायदा। और तो और सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं
हमारे रेल मंत्री जी जो है वो भी माफ कीजिए, वो भी रेलवे को प्रॉफिट में लाने के लिए सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि रेलवे एक जमाने में नॉन प्रॉफिट और गरीब आदमी का वो होता था। वहाँ पे तो डायनेमिक टिकट्स चल रहे हैं जो एयरपोर्ट पर भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, फ्लाइट के बराबर के हो गए। तो वो प्रॉफिट पर आ गए हैं सब लोग, क्योंकि उससे क्या हुआ कि सिस्टम बदल गया। आप पहले जाते थे तो साइकिल पंचर हुए बिना नहीं रहती थी, और गाड़ी कब चलती थी, कब से कब पहुंचती थी। 100 किलोमीटर के लिए 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, वो नहीं है। आज 200 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंचते हैं नितिन गडकरी जी की वजह से। लेकिन ये अलग है कि 300 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है, और ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो दुनिया बदल गई और लोग खुश हैं, लोग नितिन गडकरी से खुश हैं। इस देश में प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के अलावा अगर किसी नाम लिया जाता है तो वो नितिन गडकरी का लिया जाता है, जबकि वो तो मतलब एक कॉन्सेप्ट वाइज यदि देखें नो प्रॉफिट के हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। मैं उस पर तर्क पे नहीं जा रहा कि वो क्या हो रहा है, लेकिन देश बदल गया है। तो अब आप उस सोच के साथ चलना पड़ेगा ना। दुनिया में यहाँ पे उनकी दिक्कत है, यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है और वो उस पर अड़े हुए हैं। ये इसलिए कि मैं सत्ता में नहीं हूँ इसलिए दिक्कत है। सत्ता में तो भी ऐसे करने लगे। ये भी हो सकता है क्योंकि सत्ता में आएंगे, अब वो आए नहीं है अभी सत्ता में, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, मुझे उनकी सोच में फ़र्क नहीं है। और एक रामचरितमानस का दोहा मुझे याद आता है, पूरे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा, कि राज वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। तो तुलसीदास जी ने कहा सर कि राज धर्म वैद गुरु वैद जो तीनों जो है ना, प्रिय बोले भयास, जो डर से प्रिय बोलते हैं ना, वो आपका नुकसान करते हैं, वो शरीर का भी, राज का भी, सिस्टम का भी। तो वो राहुल जी के साथ शायद हो कि उनके पास जो बोलने वाले लोग हैं ना, वो प्रिय बोलते हैं क्योंकि उनको तो प्रिय बोलना ही है, लेकिन उससे नुकसान राहुल जी का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि केसी वेणुगोपाल शशि थरूर से बेहतर नेता नहीं है या बेहतर नेता है, लेकिन किस बात की ज़रूरत है और कैसे करना है कि वो सही करते करते भी गलत जगह पर पहुंच जाते हैं या उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो या तो उनको अपने सलाहकारों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह। अब सोचिए ना कि कांग्रेस में सोनिया जी ने 98, मुझे सोचने में आता है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई 91 में, उसके बाद वो एक तरह से अंधेरे में रही और नरसिम्हा राव जैसे बड़े नेता रहे। उसके बाद कांग्रेस टूट गई और सोनिया गांधी उसको 10 साल सरकार बनाने वाली पार्टी बना दिया, और राहुल गांधी जी के पास वो 10 साल सरकार रहने वाली पार्टी रही कि 50 चुनाव हार चुके आप। पॉइंट ठीक है। जयपुर के 2013 के अधिवेशन में उपाध्यक्ष बनने के बाद ये कहना कि मां ने कहा था पॉलिटिक्स इज पॉइजन, उससे क्या फर्क पड़ा? या तो आप मत रहिए या रहिए, ये रहिए आधे मन से, फिर आधे मन से रहने की बात नहीं ना। और वो कि आप राजनीति की तरह से ही चलेगी ना, उसमें संत और राजनीति दोनों नहीं चल सकती। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि या तो आप जो बदलाव अपनी पार्टी में इस सब चीज़ों में करना चाहते हो वो करिए, फिर एक झटके में आपका हाथ कौन पकड़ रहा है? अब वो घोड़ों की बात उन्होंने की थी, तो किसने उन घोड़ों को बंद करने की बात की है? वो घोड़ा जो बारात का घोड़ा था, रेस का घोड़ा था, फिर मध्य प्रदेश में आके उन्होंने लंगड़ा घोड़ा भी जोड़ दिया। तो वो लंगड़ा घोड़ा वहाँ बैठा हुआ है और आपने हटाया भी नहीं। तो फिर किस बात पर फैसला करना है? जिस फैसले को आपको करना है वो आप फैसला नहीं कर रहे। थोड़ी सी डिक्टेटरशिप, थोड़ी सी डेमोक्रेसी, दोनों चीज़ें चाहिए होती है। ये नहीं कि केवल डिक्टेटरशिप हो। नहीं, ये बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं सर, मैं इससे आपकी बात से एकदम सहमत होते हुए कह रहा हूँ। मेरी तो खैर कोई एडवाइस नहीं होती किसी को। नहीं, एडवाइस नहीं, मैं तो अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल जी को ऐसा करना चाहिए। नहीं, हम लोग इस लायक नहीं कि वो हमको माने, लेकिन करना उनको यही चाहिए। आपके जो एडवाइज़र हैं वो निंदक टाइप के होने चाहिए, जो आपको करेक्ट करते रहे, निंदक नीरे रखिए। दूसरा, हर दौर में जब आप टारगेट सेट करते हैं तो आपको कुछ ऐसे फैसले ले पड़ते हैं जो अप्रिय लगेंगे लोगों को, लेकिन लीजिए। और जो इस समय का कंस्ट्रक्ट है वो एक ज़माने में, आज अडानी अंबानी को आप लोग कह रहे हैं, पहले टाटा बिरला गोयनका थे। हर दौर में नेता ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं। चाइना में भी यही है, वो तो कम्युनिस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? घनघोर कैपिटलिस्ट वहाँ कंपनी है, कंपनियां सरकार नहीं प्रमोट करके इतनी बड़ी बनाई। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि आपकी उनसे बातचीत होती रहती है। तो उन्हीं से सीख लो, सो अमेरिका में देखिए, कहीं भी देखिए आप, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देने से या सिस्टम को आप, या तो आप समझ नहीं रहे, हो सकता है हमसे ज़्यादा ही समझ रहे हैं। और फिर ये कंट्राडिक्शन है ना कि आप अडानी को गाली देंगे, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अशोक गहलोत सरकार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। या तो आप कह देते कि भाई, मेरा एग्जाम्पल ये है, देखिए ऑनेस्ट बनने का तरीका ये होता है कि कह देते कि नहीं, मेरी सरकार है, ये नहीं करेगी, जो नुकसान होगा फ़ायदा होगा।
ईमानदार होने से ज्यादा दिखना जरूरी दिखना है। जरूरी है। आप मैं दिख उनकी- नहीं रहे उनकी ईमानदार। बेईमानी पर बात नहीं कर रहा कि वो बेईमान है, मैं तो कह रहा हूँ वो एक सिंसियर लीडर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर लेकिन रहे हैं। डायरेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। गड़बड़ है। तो खैर ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, अभी लगातार हम लोग एक बीच बीच में करते रहेंगे विजय जी के साथ, क्योंकि अगर अपने दौर के समाज को आप समझेंगे तो ही आप उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपनी निजी ज़िंदगी में भी और समाज के तौर पे भी और राजनीतिक सोच के तौर पे भी। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको जनरल टीवी डिबेट में सुनने को नहीं मिलेंगे, बहुत बारीक सी चीज़ें होती जो आप समझते नहीं। मैंने लगातार इसमें कोशिश की है कि वो सवाल पूछे, उनको आप सोचिए और सुनिए कि कोई चीज़ है वो क्यों अटक रही है। क्यों का सवाल हमेशा 5WH हम लोगों को पढ़ाया था, लेकिन उसमें वाई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों क्यों, वो तो सीरियल में आजकल तुलसी वही करेंगे, वही हमको लग वही रहा है। होगा, 3 बार बोलना पड़ेगा और अब स्मृति जी वही बोलेंगे। स्मृति जी वही क्यों क्यों क्यों, तो वो क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई लोगों ने, मुझे मित्रों ने कहा था कि आप नीरज जी को अपना मित्र मत समझिए। मैं समझता था, मैं अब समझा कि वो सही कह रहे थे, क्योंकि आपने पूरी कोशिश कर ली कि कोई भी मित्र अब मेरा ना बचे इस प्रोग्राम के ऊपर। मेरा भी नहीं बचेगा लोग लेकिन मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। मैं तो आपको वही बात बताऊंगा जो आपके मन में चले। अच्छा, मैं माइंड रीडिंग कर लेता हूँ। लोग सोचते रहते हैं कि ये सवाल पूछो तो मैंने पूछ लिया आपसे, मेरा कुछ नहीं है, सब आपके लिए मैंने किया है। तो उम्मीद करते हैं विजय जी लोगों को इससे बहुत काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा Thank you। और नए नए तरीके के इश्यूज़ पे हम लोग बातचीत करेंगे। कोई किताब लिख रहे हैं क्या आजकल आप? चल रही है कोशिश, चल रही ना, तो कोशिश बस वो कर जिस दिन वो लिख लेंगे आप, हम फिर उस किताब में जो आपने लिखा होगा उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। तो आई गेस कि आप लोगों को काफ़ी इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। विजय जी ने भी एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और उसमें रोज़, मैं तो रेगुलर व्यूअर हूँ आपका, थैंक यू। मतलब हर शो में सुनता हूँ और बहुत अच्छे से वो उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग भी उसको देखिए और सुनिए, और अगले किसी शो में हम लोग फिर से बैठेंगे, ऐसी लंबी ऐसा कोई बातचीत हमें भी करेंगे। बताइए ना, जैसे आपका चैनल है उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं देश के, हाँ, वैसे तो आपका संपर्क ही बड़े लोगों से, कोई एक आध लोग हमारे पास भी भेजिए। आप सर मतलब एक आप हैं जिससे मैं बात कर ही रहा हूँ और बात करूंगा अपने चैनल के लिए भी, लेकिन कुछ और बड़े लोग भी जो आपके मित्र हों उनको मेरा नाम बताइए। मुझे लगता है मैं खाली नाम लूंगा तो वो मना तो कर ही नहीं सकते हैं। विजय त्रिवेदी जी को कौन मना कर सकता है। थैंक यू सर। तो चलिए, बहुत बातचीत मजेदार रही और ऐसी चर्चाएं आगे भी हम करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।